Good afternoon, dear students. So in today's lecture, we started about the process scheduling algorithm. Okay. So what is meant by operating system? It is the interface between the user and computer. Okay. Or we can say it is the interface between the computer software and hardware. Okay. So what are the functions of operating system? So there are number of functions of operating system. They provide the resource memory management, resource management. Okay. Then next जो टॉपिक देखा था हमने OS का, वो क्या देखा था? State model. Okay. So every process there they were having a number of attributes. Okay. So कितने attributes रहते हैं? हमने ये भी टॉपिक्स देखा था, राइट? सो प्रोसेस एट्रीब्यूट प्रेजेंट रहते हैं जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है. सो व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इट इज कॉल्ड द प्रोसेस. ओके. सो एक प्रोसेस में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, या एक प्रोसेस अगर स्टोर होती है कंप्यूटर में तो वो ये सब उसके पैरामीटर्स रहते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट एक टॉपिक देखा था पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ओके. सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या प्रेजेंट रहते हैं? इसके एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके. उसके बाद हमने एक टॉपिक देखा था प्रोसेस स्टेट. ओके. सो प्रोसेस स्टेट कितने होते हैं? 5 स्टेट एंड 7 स्टेट. सो 5 स्टेट मॉडल इन न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड. ओके. सो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. सो कब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज होंगे? या अब देखो यहाँ पर जब भी प्रोसेस स्टार्ट होती है, एक प्रोसेस, ये फ्लो कितने प्रोसेस का है? 1 प्रोसेस का. ओके. सो एक प्रोसेस, सपोज वी सेट दी P1 यहाँ पर क्या होगी? स्टार्ट होगी. देन वो क्रिएट होने के बाद वो रेडी मतलब वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होगी. तो वो क्या किस में स्टोर होती है? मेन मेमोरी में आती है. ओके. एंड मेन मेमोरी में आने के बाद फिर सीपीयू क्या करता है? उसको उसका कंट्रोल लेता है एंड उसको क्या करता है? रन करता है. ओके. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडी टू रनिंग कंडीशन में एक यहाँ पर लिखा है शेड्यूलर डिस्पैच. सो ये जो भी शेड्यूलर डिस्पैच, ये देखो कौन सी भी प्रोसेस रन नहीं होगी, वो अगर शेड्यूलर में है, शेड्यूलर उसको डिस्पैच करेगा. ओके. सो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को सीपीयू शेड्यूलर ये भी वर्ड यूज होता है. और जो रनिंग स्टेज में है वो प्रोसेस क्या होगी? यहाँ पर रन होती है. सो अगर P1, P2, P3 अगर 3 प्रोसेस है, सो आउट ऑफ 3 तीनों भी रेडी कंडीशन में, लेकिन आउट ऑफ 3 कौन सी स्टार्ट करनी है अभी तुरंत? P2 करनी है या P3? सो ये डिसीजन शेड्यूलर एल्गोरिदम लेता है. ओके. और फिर वो प्रोसेस क्या होती है? रन होती है. ओके. सो अंडरस्टूड. हमें ये शेड्यूलर डिस्पैच या यहाँ पर इस केस में रेडी टू रनिंग, ये जो भी पार्ट है इन बिटवीन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वर्क होता है. ओके. सो अभी स्टार्ट करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ओके. सो लास्ट टाइम मैंने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के टाइप्स बताए से. कौन कौन से शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स हैं? याद है आपको? मैंने ये भी क्वेश्चन किया था आपको कि कल मैं पूछूंगी आपको कि कौन कौन से नाम्स बताए थे मैंने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के. ठीक है, रिकॉल करो. तब तक मैं ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ. सो प्रोसेस शेड्यूलिंग. सो यहाँ पर जो प्रोसेस शेड्यूलिंग में एक्सप्लेन करनी वो यूनिप्रोसेसर शेड्यूलिंग है. मतलब यहाँ पर एक ही प्रोसेस के शेड्यूलिंग के बारे में, मतलब जैसे ये कंप्यूटर है, यहाँ पर एक ही प्रोसेसर है, तो इसमें कैसे शेड्यूलिंग पॉसिबल है इसी के बारे में. ओके. सो मैक्सिमाइज सीपीयू यूज क्विकली स्विच प्रोसेस ऑन टू सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग. ओके. सो सीपीयू से एक आधी प्रोसेस लेते हैं एंड देन वो रनिंग कंडीशन में जाती है. देन प्रोसेस शेड्यूलर. सो इट सिलेक्ट द प्रोसेस अमंग अवेलेबल प्रोसेस इन रेडी क्यू फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू. ओके. ये कहाँ से प्रोसेस लेता है प्रोसेस शेड्यूलर? फ्रॉम रेडी क्यू. ओके. सो मेंटेन द शेड्यूलिंग क्यू ऑफ प्रोसेस. सो यहाँ पर कौन कौन से क्यूज अवेलेबल रहते हैं? पहले तो जॉब क्यू, सेट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम रेडी क्यू. So set of all process residing in a main memory ready and waiting to executing. Okay. So scheduling queue इतने सब क्यू को क्या करता है? मेंटेन. पहले जॉब क्यू, जहां पर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम. जितने भी कुछ प्रोसेस है उसका पूरा सेट को बोलते हैं, वो किस में रहेंगे? जॉब क्यू में.
रेडी क्यू किसके बोलेंगे, जहां पर जो मेन मेमोरी में जो प्रोसेस स्टोर है, मतलब वो स्टार्ट हो चुकी है, न्यू मतलब हम जैसे बोलते हैं वो प्रोसेस रन के लिए स्टार्ट हो चुकी है और वो कहाँ पर है, रेडी में स्टोर है, तो वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है। देन डिवाइस की मतलब ऐसे नंबर ऑफ प्रोसेस है जहां पर वेटिंग में इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, जैसे कि अगर प्रिंटर है, हम 1 2 3 प्रिंट दे तो वो सब किस में आते हैं, डिवाइस क्यू में। देन प्रोसेस माइग्रेंट अमॉन्ग द वेरियस क्यू, सो अगर ऐसी कुछ क्यू है जो इन बिटवीन अगर माइग्रेंट हो रहे, मतलब एक दूसरे क्यू में अगर जा रहे, ये सब कौन मेंटेन करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, सो ऑल आल्सो कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग को क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। So P1, P2, P3. So CPU scheduler select the process among these all process that are ready to execute. CPU scheduler का work क्या है? It selects the process among these all the process that are ready to execute. जो execution के लिए ready है, उसको select करने का काम किसका रहेगा, CPU scheduler का. Okay, and it allocate the CPU on them, one of them. सीपीयू किसको अलोकेट होगा, इसमें से एक प्रोसेस को. ओके, देन अब इसमें कितने टाइप्स हैं, मतलब एक शेड्यूलर के, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. ओके, सो जनरली जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसको बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर. ओके, सो अभी जो हम देखने वाले वो अंडर द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के अंदर टाइप्स देखने वाले. ओके, सो कितने टाइप्स एल्गोरिदम है शेड्यूलिंग के, सो फर्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देन नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट जॉब, ओके, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, देन प्रायोरिटी एल्गोरिदम एंड देन नेक्स्ट वन इज अ राउंड रॉबिन. ये अलग अलग नाम है, तो आपको 4 कैटेगरीज याद रखने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन 1 2 3 4. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो ये एल्गोरिदम के नाम है, आपको याद रखने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफएस शेड्यूलिंग, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, एसजेएफ शेड्यूलिंग एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. ओके, सो अभी आप यहाँ पर ही ध्यान दे दो, इसका यूज प्रैक्टिकल में भी होने वाला है. ओके, तब डायरेक्टली हम इसका प्रोग्राम करेंगे. अभी जो प्रोसेस है शेड्यूलिंग की वो हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वर्क होता है. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओके, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब क्या, जो प्रोसेस फर्स्ट आई है उसको क्या करना, फर्स्ट सर्व. यहाँ पर फर्स्ट सर्व मतलब क्या करना, उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट करना. ओके, मैं अभी कैमरा स्टार्ट करती हूँ. ओके, सो दीज आर दी एल्गोरिथम. फर्स्ट हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओके, सो एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम. ओके, सो इसमें मैं अभी डायरेक्टली एक एग्जांपल लेती हूँ और इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये एल्गोरिथम. सो फर्स्ट सर्व में क्या है कि जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस है वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, जैसे जिस ऑर्डर में वो प्रोसेस आई है उस हिसाब से वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी. ओके, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ कि प्रोसेस कितने प्रोसेस है, P1 P2 P3. ओके, और उसका एक बर्स्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम 24/3. सो व्हाट इज मीन बाय बर्स्ट टाइम, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखे हैं. सो व्हाट इज मीन बाय बर्स्ट टाइम, हाउ मच टाइम सीपीयू हैंडल दिस प्रोसेस, कितना टाइम सीपीयू को इस प्रोसेस हैंडल करने के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, सो इसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम, या सीपीयू कितने टाइम तक ये प्रोसेस को होल्ड करेगा और कितने टाइम में उस वो प्रोसेस कंप्लीट होगी. सो P1 प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए इट रिक्वायर्ड द 24 मिलीसेकंड, P2 को रिक्वायर्ड है 3 मिलीसेकंड एंड P3 को रिक्वायर्ड है 3 मिलीसेकंड. ओके, सो यहाँ पर अब अगर हम कंसीडर करते हैं, ओके,
सो यहाँ पर अगर एग्जांपल है कि P1 मतलब कि अगर कुछ यहाँ पर ये रेडी क्यू में कब जाते हैं, सपोज मैं एक साथ कुछ एक्शन पर, अभी यहाँ पर मेरा कैमरा भी ऑन है, अभी यहाँ पर तुरंत मैं नेट स्टार्ट करती हूँ, अगर ऐसे तो ये सिर्फ दो प्रोसेस हो गए। सेम थिंग यहाँ पर भी है कि P1 के लिए इतना टाइम है, P2 के लिए इतना टाइम है। अभी ये रेडीमेड एल्गोरिथम किस में अवेलेबल है, ओएस इसको हैंडल करता है। ओके, सो सपोज द प्रोसेस आर इन ऑर्डर। अभी ये तीन प्रोसेस भी है, लेकिन प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन के लिए आई है या रेडी क्यू में किस फॉर्मेट में अवेलेबल है, P1, P2, P3 इस ऑर्डर में अवेलेबल है। मतलब P1 के बाद P2 एग्जीक्यूट होगी, P2 के बाद 3 एग्जीक्यूट होगी, ऐसे ऑर्डर है। ओके, सो ये कौन सा क्यू है, एक्चुअली रेडी क्यू। ओके, सो अटेंडेंस मत दे दो, मैं यहाँ से अटेंडेंस कंसीडर ही नहीं करती। पूनम जादव, अब यहाँ पर देखो P1, P2, P3, अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब ये क्यू कैसे बनाना है, ये ऑर्डर समझ में आए, यहाँ तो कुछ यही नहीं, ये गिवन एग्जांपल है, इतना बस टाइम दिया है, यहाँ पर ये ऑर्डर है P1, P2, P3। P1 इट स्टार्ट फ्रॉम द 0 और कितना टाइम लगेगा उसको, 24 टाइम। ओके, P2 को कितना टाइम लगेगा, P2 को टाइम कितना दिया है सीपीयू का एग्जीक्यूशन के लिए, 3। ओके, तो 24 में 3 अगर ऐड करते तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 27। और अगर अब नेक्स्ट भी प्रोसेस में क्या है, 3 है, सो अगेन 27 प्लस 3 कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, 27 प्लस 3 30। ओके, सो ये प्रोसेस है, ये P1, P2, P3 के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, 30। ओके, सो इसका वेटिंग टाइम देखो। सो अभी वेटिंग टाइम कैसे कंसीडर करना है। ओके, सो फर्स्ट अगर एग्जाम में अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है तो फर्स्ट हमें ये बनाना है, ये दोनों भी चीजें गिवन रहेगी, तो रेडी क्यू क्रिएट करना है। देन वेटिंग टाइम कैसे बनाना है, P1 के लिए, P1 को कितना वेट करना पड़ रहा है, 0, P1 के लिए कुछ वेट ही नहीं करना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 0। ओके, देन P2 के लिए कितना टाइम वेट करना है, P2 24, P2 एग्जीक्यूट होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 24 मिलीसेकंड ना, सो यहाँ पर 24। ओके, देन P3 को अब बोलो तो P3 के लिए कितना टाइम लगेगा, 27। राइट, कैसे 27, 30 क्यों नहीं, 30 है, एंड टाइम है इसका, स्टार्टिंग टाइम, राइट ना, स्टार्टिंग टाइम क्या करना है, कंसीडर करना है। ओके, देन द प्रोसेस, अभी वेटिंग टाइम की यहाँ पर डेफिनेशन है, द प्रोसेस वेटिंग टाइम इन द क्यू कॉल्ड द वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम मतलब क्या, उस क्यू में हर प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको कितना वेट करना है। जैसे यहाँ पर था कि P2 को कितना टाइम वेट करना है, 24 मिलीसेकंड, P3 को कितना टाइम वेट करना है, 24 मिलीसेकंड। ओके, फॉर एग्जीक्यूशन के लिए उसको इतने टाइम के लिए क्या करना, वेट करना है, उसको बोलते हैं वेटिंग पे। देन नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है एवरेज वेटिंग टाइम। 3 मैंने यहाँ पर पैरामीटर आपको बताया। ओके, इस हर सब होने के बाद में एक बार डेफिनेशन सब लिखने वाली हूँ, बताने वाली, क्योंकि एमसीक्यू में या थ्योरी में भी इस टाइप के सब डेफिनेशन आते ही है। ओके, सो अभी सिर्फ सब डेफिनेशन को समझ लो। अभी मैंने 3 डेफिनेशन आपको बताया। फर्स्ट वन इज दी बर्स्ट टाइम, next one is the waiting time and third one is the average waiting time. So आपको पता है एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 3 प्रोसेस है, सबका वेटिंग टाइम लिया है 0, 24, 27। ये देखो, ये मैंने फिगर ली 0, 24, 27। ओके, देन क्या है एवरेज, इसके एडिशन एंड डिवाइड बाय 3। ओके, यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम है, इजी है एक्चुअली। ओके, अब ये जो भी है ये हमने किस वे से सॉल्व किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये डिपेंड ऑन ऑर्डर है। ओके, अगर वी चेंज दिस ऑर्डर, सपोज द प्रोसेस विल अराइव इन द ऑर्डर, सपोज प्रोसेस कौन से ऑर्डर में आ रही, P2, P3, P1। ओके, बर्स्ट टाइम चेंज नहीं होगा, बर्स्ट टाइम यही रहेगा, लेकिन उसके ऑर्डर अगर चेंज है तो P2, P3, P1। ओके, सो अभी P2 के लिए कितना वेटिंग करना पड़ेगा, 0। ओके, और P2 का बर्स्ट टाइम कितना दिया, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा P2 को, ये देखो, ये
3, सो 0 to 3. अभी P3 के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 + 3 मतलब यहाँ पर 6. ओके, एंड यहाँ पर P1. ओके, सो अभी P1 को कितना टाइम रहेगा? 6 + 24. ओके, तो 30. ये समझ में आया कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किए? समझ में आया कि ये रेडी क्यों? अरे ये समझ में आया कि आपको एक एग्जांपल सॉल्व करना है ये होने के बाद? यस मैम। ओके, गुड. अब इसका वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है? बोलो तो P2 का वेटिंग टाइम क्या आएगा? 0. ओके, मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ P1, P2, P3. P2 का वेटिंग टाइम क्या आएगा? P1 का, सॉरी, 0. नॉट P1, P2 का 0, P1 का 6 एंड P3 का 3. P3. और फिर एवरेज वेटिंग टाइम क्या आएगा? 3. राइट. ओके, अंडरस्टूड. सो प्रीवियस एग्जांपल, अगर मैं ऑर्डर चेंज करती हूँ, इफ माय ऑर्डर इज P1, P2, P3, देन वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम 70. एंड अगर ऑर्डर ये चेंज रहती है P2, P3 एंड P1, देन वेटिंग टाइम 3. कुछ चेंज दिखाई दे रहा है आपको? चेंज है ना? क्या चेंज है? Yes, ma'am. यस मैम. हाँ, तो इसका क्या हम जो बोलते हैं ना कंक्लूजन क्या आ सकता है? अब ये जो भी हमने दो वे से ये सॉल्व किया है, तो इसका कंक्लूजन क्या है? अगर मैं हम ऑर्डर चेंज करते तो एवरेज टाइम क्या है? दोनों का डिफरेंट आता है. तो ऑब्वियसली आपको पता है अभी एवरेज टाइम किसका कम आया है? ये. अगर वी टेक द ऑर्डर P2, P3, P1, देन एवरेज टाइम कितना आ रहा है? ओनली 3. दैट मीन्स ये ऑर्डर से बेटर रहेगा ना, एवरेज टाइम कम आया है यहाँ पर. ओके, क्योंकि ये इस प्रोसेस को इतना टाइम लगेगा एवरेज टाइम, सो अदर प्रोसेस भी तो एग्जीक्यूट करनी है ना, तो ये बेटर है. सो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है? इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. क्या कंक्लूजन आता है इससे? इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. क्या कंक्लूजन है? कि इसका जो भी एवरेज टाइम हो किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड. Average time depends on order. हाँ, देयर ऑर्डर. ओके, सो कौन कौन से प्रॉब्लम्स अराइव होते हैं? एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. फर्स्ट प्रॉब्लम, ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम है. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय नॉन प्रिमिटिव? ये क्वेश्चन हर टाइम आएगा आगे, या एमसीक्यू में भी आ सकता है. प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या? ये कौन से टाइप में आता है? ये नॉन प्रिमिटिव. सो व्हाट इज मीन बाय नॉन प्रिमिटिव? यहाँ पर क्या है? मतलब जहां पर प्रायोरिटी नहीं दी है, इट इज कॉल्ड द नॉन प्रिमिटिव. समझ में है? जहां पर प्रायोरिटी गिवन नहीं होती प्रोसेस को, इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम. सो यहाँ पर कुछ ऑर्डर प्रायोरिटी दी थी क्या? P1 को पहले करो, P3 को बाद में करो, ऐसे कुछ ऑर्डर दी थी क्या यहाँ पर? प्रायोरिटी नहीं. सो दैट्स व्हाई FCFS, दिस इज द नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम. क्यों इसको नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ चॉइस नहीं थी कि इसी ऑर्डर को मतलब सॉरी इसी प्रोसेस को पहले फर्स्ट सिलेक्ट करना है, ना कुछ प्रायोरिटी थी, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम. सो नो चॉइस फॉर सिलेक्शन, नो प्रायोरिटी. दोज प्रोसेस इन अ क्यू डिसाइड्स टू एग्जीक्यूट. जो क्यू में उसको एग्जीक्यूट करना है. ओके, प्रोसेस प्रायोरिटी डज नॉट मैटर. सो इसमें प्रोसेस की प्रायोरिटी को कुछ वैल्यू है क्या? एक तो गिवन भी नहीं है, एंड प्रोसेस प्रायोरिटी भी यहाँ पर इसमें कुछ वैल्यू नहीं है. किसको ज्यादातर वैल्यू यहाँ पर FCFS में क्या चेक करते हैं? ऑर्डर. किसके ऊपर ध्यान रहता है? प्रोसेस के ऑर्डर के ऊपर ध्यान रहता है. इसके प्रायोरिटी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, इसलिए उस एल्गोरिदम को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि FCFS दिस इज द नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम और प्रिमिटिव एल्गोरिदम, देन व्हाट इज योर आंसर? FCFS is the non-primitive algorithm. Next one, improper process scheduling. क्यों ऐसा वर्ड है? इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस यार, या we can say the disadvantage of FCFS. Okay,
सो इन प्रॉपर प्रोसेस शेड्यूलिंग मतलब क्या, अगर एवरेज ऑर्डर चेंज होती तो जो भी एवरेज वेटिंग टाइम है वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो जरूरी नहीं, मतलब हर टाइम यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, 2 to 3 वे से, अभी यहाँ पर मिनिमम प्रोसेस है 1 2 3, तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखो 100 अगर प्रोसेस है तो यहाँ पर हम कितना कैलकुलेट करते बैठेंगे कि कौन से ऑर्डर से अगर करते हो तो एवरेज वेटिंग टाइम कम आएगा ऐसा। ओके, सो इसलिए इसको बोलते हैं इनप्रॉपर प्रोसेस शेड्यूलिंग। मतलब ये प्रॉपर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं है, क्यों, क्योंकि सब टाइम एवरेज वेटिंग टाइम अगर सेम आता देन दिस इज द गुड या प्रॉपर प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओके, देन नेक्स्ट वन, resource utilization in parallel is not possible, which leads to convey effect and poor resource utilization. Okay, so इसमें अगेन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है पैरेलल में नहीं है, मतलब हर सब प्रोसेस को कॉमनली P1 P2 P3 को सबको एक साथ ही रिसोर्सेस अलोकेट ऐसा पॉसिबल नहीं है इस केस में, इसीलिए यहाँ पर कन्वे इफेक्ट ऐसा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। So what is mean by convey effect problem? So in which whole OS slow down due to few slow process. यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्लो प्रोसेस की वजह से क्या होता है, OS भी स्लो होता है। सो इसी को बोलते हैं कन्वे इफेक्ट। सो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है जैसे कि गिवन एग्जांपल में अगर हम देखते हैं P1 P2 P3, सो इस ये प्रोसेस कितनी थी, 24 3 and 3। सो ऑब्वियसली इस ये क्या है, इसको कम टाइम में, मतलब ये फास्ट प्रोसेस हुई और ये कौन सी प्रोसेस हुई, स्लो प्रोसेस है ना, क्योंकि इसको टाइम ज्यादा, इसका मतलब ये क्या है, स्लो ही प्रोसेस है, इसको टाइम ही लगने वाला है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी के कारण रिसोर्स यूटिलाइजेशन ये प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ओके, मतलब अगर सबको ये शेड्यूलर को सबको रिसोर्स अलोकेट कर दिए, ओके, सपोज प्रिंटर तीनों प्रोसेस को अलोकेट कर दिए, ये तीनों प्रोसेस इसको रिलीज करेंगे, लेकिन एक शेड्यूलर में उसको अगर अलोकेट किया तो अगेन वो भी क्या रहेंगे, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक वो जो भी रिसोर्सेस है वो यूटिलाइज हो गए क्या, नहीं हो गए, अननेसेसरी वो होल्ड पर रहेंगे। ओके, यहाँ पर कंप्लीट है लेकिन होल्ड पर है, क्यों, क्योंकि अभी ये प्रोसेस यूज करेगी या नहीं करेगी वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो होल्ड पर रहेगा, इसलिए यहाँ पर है कि पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अगर डिसएडवांटेज या FCFS के या प्रॉब्लम्स है तो 3 यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रोसेस प्रायोरिटी डज नॉट मैटर फर्स्ट, देन इनप्रॉपर प्रोसेस शेड्यूलिंग सेकंड, देन पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ओके, ये 3 पार्ट्स आपको लिखने हैं। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, एक ये ओपन करो आपके नोटबुक वगैरह और एक सॉल्व करो एग्जांपल। ओके, एंड देन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ताकि आपको सब हर एक इसका एक एक एग्जांपल होने वाला है। ओके, सो एग्जांपल ऑफ FCFS। ओके, सो फॉर P1 ये प्रोसेस नंबर है, P2 P3 P4 P5। okay, so burst time ओके, और ये क्या है, प्रोसेस। फाइंड आउट एवरेज, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड आउट एवरेज वेटिंग टाइम व्हेन ऑर्डर। और एक बात ना, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता, फाइंड आउट एवरेज वेटिंग टाइम, तो आप क्या करते, इतना ही होता तो क्या करते आप, सिर्फ इतना क्वेश्चन रहता तो बस टाइम को ऐड करते और 5 से डिवाइड। हाँ, मतलब तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑर्डर क्या है, P1 P2 P3 P4। ऑर्डर क्या रहेगी इसकी, कुछ ऑर्डर गिवन नहीं है, सपोज यहाँ पर मैंने सिर्फ बताया ना आपको, यहाँ पर ही फाइंड आउट एवरेज वेटिंग टाइम,
तो आपको डिफॉल्टली ऑर्डर क्या चेक करना है, P1, P2, P3, P4, P5 कंटिन्यूअसली. ओके, व्हेन ऑर्डर, दो ऑर्डर में यहाँ पर देती हूँ. ओके, सो यहाँ पर दो ऑर्डर कंसीडर करके आपको सॉल्व करना है. स्टार्ट करो. आप एटलीस्ट इसका मुझे एवरेज वेटिंग टाइम बोलो. मैं वेट कर रही हूँ आपके रिस्पॉन्स का. ओके, होने के बाद मुझे बोलो. मैम हाँ बोलो. फर्स्ट वाले का 11. अरे वाह, कैलकुलेट भी हुआ आपका. इसका 11, देन ठीक है, आप दूसरा करो तब तक मैं और ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ. ओके, सो कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट. अब आंसर कैसे लिखना है. फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डर गिवन है, तो P1, P2, P3, P4 and P5. ओके, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, P1 का वेटिंग टाइम क्या आएगा 0. अब P1 क्या है यहाँ पर 3. अब बोलो तो P2 क्या आएगा, कौन बताएगा. P2 क्या है 6 है. सो 3 + 6 क्या आएगा यहाँ पर 9. ओके, P3 का क्या है 20. 20 + 9 29. देन 18. सो 29 + 18 कितना आएगा, 29 + 18 47. 47. 29. Okay, and 47 + 8 55. 55. 47 + 8. ओके, सो वेटिंग टाइम क्या आएगा सबका प्रोसेस का, P1 वेटिंग टाइम क्या आएगा, वेटिंग टाइम ऑफ ऑल प्रोसेस ऐसा लिखते हैं. सो P1 0, P2 का क्या आएगा 3, P3 का क्या आएगा 9, P4 का क्या आएगा 29, P5 का क्या आएगा 47. सो कैलकुलेट करो. एवरेज वेटिंग टाइम कैसे आएगा, एवरेज 0 + 3 + 9 + 29 + 47. ओके, कैंसर आ रहा था 11 आ रहा है कैंसर. करो तो कैलकुलेट. 17.6. और कोई एक स्टूडेंट बोलो आंसर, क्योंकि एक ने 11 बताया. आप दोनों का आंसर में क्या है, ये डिफरेंस है. मैंने तो कैलकुलेट नहीं करके देखा. और किसका आंसर है क्या कुछ अलग या सेम, 17.6. हाँ ओके. हाँ ओके, 1 एन एवरेज. ओके 5 6. ओके, तो ये फाइनल आंसर. ओके, और फिर नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, अगर ऑर्डर अगर क्या है P2, P3, P4, P1 एंड देन क्या है P5. देन कैसे सॉल्व करते हैं हम, P2, P3, P4, P1, P5.
P2 का क्या आएगा 6, 3 का क्या आएगा 26, P4 का क्या आएगा 26 प्लस 18 44. 44, then 44 plus 3 47, and then 47 plus 5 का 8, 50 लास्ट में 0 और 55 वो कॉमन रहेंगे, मतलब जो टोटल जो आती वो सेम ही आएंगे। अब क्या आएगा यहाँ पर वेटिंग टाइम P1, P2, P3, P4, P5। P1 का क्या वेटिंग टाइम आएगा 44, P2 का क्या आएगा 0, P3 का 6, P4 का 27 एंड P5 का 47। बोलो तो क्या आएगा एवरेज वेटिंग टाइम 35.6. और एक कोई स्टूडेंट करो, मतलब दो अगर आंसर सेम आते तो फाइनल हो जाएगा। तब तक मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ। और एक आधा कोई आंसर बोलो। मैम 55 एवरेज निकालते वक्त ऐड नहीं करना है क्या? एक मिनट 85 आ रहे हैं मैम। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। मैम एडिशन 6 प्लस 26 प्लस 44 प्लस 47 प्लस 55 भी आएगा ना इसमें? नहीं यहाँ पर ऐड नहीं होगा। 5 हो गए ना। ये देखो यहाँ पर क्या लेते हैं P1 का क्या लिखा हमने 44, P2 का वेटिंग टाइम 0, P3 का वेटिंग टाइम 6, P4 का 26, P5 का 47। ये राइट है। ओके इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? सो मैम आंसर 24.6 आएगा। 24.6। ओके सो अभी हम फ्रॉम दोनों कंक्लूजन से हम क्या बोल सकते, दोनों से जो आउटपुट आए 17.6 एंड 24.6, सो ये जो भी ऑर्डर है उससे अगर करते तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम लगेगा। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। ओके सो नेक्स्ट टाइम हम कौन सा एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, प्रायोरिटी एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम पर क्यों ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो हम मतलब अगेन प्रैक्टिकल में भी सेम कंसेप्ट है। ओके अब यहाँ पर एक और एक एल्गोरिथम ये है अराइवल टाइम। मतलब क्या अराइवल टाइम मतलब क्या, जिस टाइम वो प्रोसेस क्या है रेडी क्यू में आई है, ओके स्टार्ट हुई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो अराइवल टाइम। यानी बर्स्ट टाइम मतलब क्या, सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए जितना टाइम लगेगा उतना। ओके अगेन मैंने जो रेडी क्यू बताया उसको गैंट चार्ट भी बोलते हैं। ओके ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। ओके सो आप देख सकते हैं ये P1 P2 P4 का इसका बर्स्ट टाइम अलग है। देखो ये कंप्लीशन टाइम। ओके अब मैं कल आपको वेटिंग टाइम हुआ, अब कल मैं ये टर्न अराउंड टाइम ये इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला मतलब क्या है, कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम को क्या करना है माइनस करना है। ओके तो ये हमने कैलकुलेशन में नहीं लिया था तो उसको कल ले लेंगे। ओके सो क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या, और अराइवल टाइम भी ये भी गिवन रहता है। हाँ ये तीनों भी गिवन पॉइंट्स है, प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। ओके लेकिन टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड आउट करना है, कंप्लीशन टाइम में से क्या माइनस करना है, अराइवल टाइम को क्या करना है माइनस करना है। सो 4 - 0 4, 7 - 1 6, 8 - 1 2,
10 minus 3 7 and 15 minus 4 11. ओके सो कल हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट. ओके अभी ये कंप्लीट नहीं होगा. ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.